नमस्कार। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, ये बात हम कई बार सुनते हैं, बोलते हैं, पर क्या वाकई में हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस इंडिया में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अलग अलग तरह से विरोध के स्वर उठते हैं। पर अगर हम उत्तर और दक्षिण की बात करें, हमारे देश में अलग अलग तरह से जो राज्यों का विभाजन है, उसमें हम देखते हैं कि दक्षिण में जो हिंदी विरोध जो है वो तमिलनाडु की राजनीति का स्थायी राजनीतिक जो है वो स्टैंड बन चुका है। और तमिलनाडु में ये बात अभी से नहीं है, बहुत पहले से है कि वहां पर राजनीति भाषा को लेकर और खास करके हिंदी को लेकर बहुत होती है। तो ये राजनीतिक स्टैंड पॉइंट है इनका, जो स्थायी राजनीतिक स्टैंड पॉइंट है कि यहाँ पर हिंदी का विरोध करो, मौका कोई भी हो। अब मौका जो है नई शिक्षा नीति के बहाने ढूंढा गया है। तो क्या कुछ हो रहा है और कहीं इसके पीछे जो परिसीमन होने वाला आने वाले समय में, जिसमें लोकसभा की सीटें क्षेत्रवार जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगी, तो कहीं ये आशंका तो नहीं है कि उत्तर में जनसंख्या काफी बड़ी है और उसकी तुलना में दक्षिण में कम है, तो वहां पर उतनी सीटें नहीं बढ़ेगी। और क्या देश की राजनीति में उत्तर ही सारी चीजें तय करेगा? इसके पीछे कहीं बिटवीन द लाइन ये बात तो नहीं है। दक्षिण में उत्तर विरोध की राजनीति समय समय पर परवान चढ़ती रही है। ब्राह्मण विरोध, हिंदी विरोध, वेद शास्त्र विरोध, यानी आर्य संस्कृति के विरोध की धुरी जो है इसी पर टिकी हुई है। जैसे संघ भाजपा की राजनीति जो है वो पाकिस्तान के विरोध पर आश्रित है। एक कल्पित शत्रु के प्रति बेहद आक्रामक या अस्मितावादी राजनीति अपने आत्मबोध को उसके बरक्स रखती है। द्रमुक की विचारधारा का प्रमुख आधार अन्नादुरई के जमाने से हिंदी विरोध रहा है। अतीत में इसके जरिए तमिल भावनाओं को उग्र राजनीतिक दिशा में ले जाने में कामयाबी मिलती रही है। तमिलनाडु पर यदि हम बात करें कि हिंदी थोपने के विरोध में आजादी मिलने के बाद के दिनों से ही उग्र प्रदर्शन होते रहे हैं। इस मुद्दे को अक्सर तभी उठाया जाता है जब केंद्र सरकार का कोई फैसला द्रविड़ राजनीति के हितों के विरुद्ध प्रतीत होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रमुख एम.के. स्टालिन का हिंदी भाषा का विरोध महज एक भाषाई मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक अर्थ भी हैं। हिंदी के प्रति उनका विरोध द्रविड़ राजनीति, संघवाद और राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में समझा जा सकता है। डीएमके और उसके पूर्ववर्ती द्रविड़ आंदोलन का हिंदी का विरोध ऐतिहासिक रूप से तमिल पहचान और स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। 1930 में के दशक की अगर मैं बात करूं तो पेरियार द्वारा शुरू किए गए द्रविड़ आंदोलन का एक प्रमुख तत्व जो है हिंदी थोपने का विरोध था। डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई और बाद में एम स्टालिन जो हैं, उन्होंने हिंदी को उत्तर भारत की भाषा कहकर उसे जो है तमिलनाडु पर जबरन थोपने का विरोध किया। स्टालिन जो है इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टालिन हिंदी विरोध को संघीय ढांचे की रक्षा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देना राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का एक प्रयास है। डीएमके तमिलनाडु की क्षेत्रीय स्वायत्तता की पुरजोर वकालत करती है और हिंदी का विरोध इसी आधार पर जो है वो एक नैरेटिव सेट करके किया जा रहा है। हिंदी विरोध डीएमके के राजनीतिक एजेंडे में भाजपा विरोधी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। स्टालिन के लिए हिंदी विरोध भाजपा बनाम डीएमके की लड़ाई का एक पूरा हिस्सा है, क्योंकि भाजपा हिंदी को राष्ट्रीय पहचान के रूप में स्थापित करना चाहती है। 2020 में जब गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को देश को जोड़ने वाली भाषा कहा, तो स्टालिन ने इसे एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति के एजेंडे का हिस्सा बताया। स्टालिन
हिंदी विरोध को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रखते हैं। बंगाल, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे गैर हिंदी राज्यों को भी इस मुद्दे पर एकजुट करने की वो कोशिश करते हैं। उनका संघीय गठबंधन जो है, फेडरेशन फ्रंट जो है बनाने का सपना हिंदी विरोध के जरिए मजबूत होता है, जिसमें वे उत्तर दक्षिण विभाजन के को उभार कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में तमिल पहचान का मुद्दा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम देखें कि हिंदी विरोध करके स्टालिन ने यह दिखाना चाहते हैं कि मैं तमिल भाषा और संस्कृति का रक्षक हूं, इससे उन्हें डीएमके के मूल वोट बैंक तमिल राष्ट्रवादी युवा शहरी मध्य वर्ग का समर्थन मिलता है। स्टालिन का हिंदी विरोध सिर्फ भाषाई मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्त्र भी है। यह उन्हें तमिल अस्मिता के संरक्षक के रूप में भी स्थापित करता है। भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा इसमें बनता है और गैर हिंदी राज्यों को जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में भी जो है वो उभारता है। इधर के दिनों में यदि हम देखें कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान पर आपत्ति करते हुए इसे हिंदी के वर्चस्व की नई उत्तर भारतीय रणनीति करार दिया गया है। स्टालिन का ताजा जो बयान है, वक्तव्य है, वो इसी पर आधारित है और इसी राजनीतिक दृष्टिकोण को वो व्यक्त करता है। हिंदी को मुखौटा और संस्कृत को छुपा हुआ चेहरा, उन्होंने इस तरह से कहकर एक दिलचस्प खोज की है कि जबरन हिंदी थोपने से बीते 100 सालों में 25 उत्तर भारतीय भाषाएं खत्म हो गई। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमायूनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, खोखोरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी और कई भाषाएं अब अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई हैं। स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपने का विरोध किया जाएगा क्योंकि हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। द्रविड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सीएम अन्नादुरई ने दशकों पहले 2 भाषा नीति लागू की थी। उनका मकसद यही था कि तमिल लोगों पर हिंदी संस्कृत की जो है आर्य संस्कृति को ना थोपा जाए। जाहिर है कि आर्य द्रविड़ अंतर विरोध के सबसे पुराने राजनीतिक आधार को नए सिरे से तमिल जनता के मनोजगत में नए रंग रोगन के साथ स्थापित करने के लिए ये अचूक अवसर के रूप में लेकर स्टालिन और द्रमुक पार्टी ने जो है भाषा संबंधी इस गंभीर मुद्दे को बेहद सरलीकृत कर दिया है। स्टालिन आर्य संस्कृति के विरोध में पहले भी इसी तरह थे और बयान देते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने तमिल को संस्कृत से भी पुरानी क्लासिकल भाषा कहकर एक नया तथ्य हंगामे खेज राजनीतिक अंदाज में दिया था। यह सनातन को मलेरिया और डेंगू की तरह बीमारी बताया था और उनके समूल नाश का आह्वान किया था। इन बयानों में संस्कृति चिंता की जगह कुत्सित राजनीति की झलक साफ दिखाई देती है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि स्टालिन ने भाषा की जंग शुरू करने की चेतावनी देते हुए तमिल को इस जंग के लिए तैयार रहने का संकल्प लेने के लिए कहा है। ऐसी मंशा उन्होंने प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि जो राज्य हिंदी को स्वीकार करते हैं वे अपनी मातृभाषा को खो देते हैं। केंद्र लैंग्वेज जो वार है वो अब शुरू ना करे। उधर केंद्र सरकार का रवैया भी कम आक्रामक नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन द्वारा दी गई जो शिक्षा नीति के विरोध और त्रिभाषा फार्मूले पर जो ऐतराज जताते हुए कहा है कि यदि तमिलनाडु में त्रिभाषा शिक्षा नीति को नहीं अपनाया जाता है तो उसके लिए निर्धारित फंड जारी नहीं किया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि भाषा के मुद्दे पे जंग शुरू हो चुकी है। दुर्भाग्य से जंग का मैदान राजनीति है। एक सांस्कृतिक प्रश्न का राजनीतिक समाधान ढूंढने की
यह कोशिश जो है दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत कर सकेगी, इसमें संदेह है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध के मुद्दे दूसरे हो सकते हैं, विशेषकर वैश्वीकरण और शिक्षा के पर्णकरण जिसको हम कहते हैं, वो मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन भाषा के प्रश्न पर राष्ट्रीय एकात्मकता, भारतीय अस्मिता और संस्कृति समन्वय के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ने की बजाय संकीर्ण राजनीति स्वार्थ की वेदी पर इसे चढ़ाया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सच पूछा जाए तो तमिलनाडु में संस्कृत हिंदी के प्रति विरोध के स्वर राजनीतिक हलकों से उठते रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्रों से कतई नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में तमिलनाडु हिंदी प्रचार का प्रमुख केंद्र रहा है। जनता ने उत्साह से उसे अपनाया। विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के बाद पॉपुलिस्ट राजनीति के दबाव में श्री राम गोपालाचार्य जैसे शीर्षस्थ हिंदी प्रचारक भी झुकने को विवश हुए थे। स्टालिन का दृष्टिकोण भी इसी राजनीति की देन है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह तमिलनाडु की राजनीति का स्थायी राजनीतिक स्टैंड पॉइंट है। तो दोस्तों, ये हमें समझना होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय पहचान, भाषा, धर्म, संप्रदाय, ये बहुत सारे मुद्दे, जात पात सब उठेंगे। पर हम जैसा कह रहे हैं कि हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो हम विविधताओं का देश हैं, अलग अलग भाषाएं, हमें सब भाषा का सम्मान करना पड़ेगा, अपनी बोलियों को बचाना पड़ेगा, अपने कल्चर को बचाना पड़ेगा, और जो एक वैश्विक दबाव हम पर है उससे भी हमको निपटना पड़ेगा। तो अगर हम आपस में एक रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अपने पड़ोसी की बोली भाषा को समझेंगे। अगर हमारे पड़ोस में महाराष्ट्र है तो हमको मराठी की समझ होनी चाहिए, अगर हमारे पड़ोस में उड़ीसा है तो हमको उड़िया चीज़ों की, संस्कृति की समझ होनी चाहिए। हमारे बगल में झारखंड है तो हमको झारखंड में क्या कुछ होता है, तो अपने अपने पड़ोसियों के बारे में हमको जानना चाहिए, उनकी भाषा, बोली, तीज त्योहार, और उससे जुड़ना चाहिए। मैं यहाँ पर फिर एक बार अपने प्रिय कवि विनोद कुमार शुक्ल की कविता आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यदि देखने का नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए तो उसमें विनोद जी हमको बहुत मदद करते हैं। जाते जाते पलट कर देखना चाहिए, दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे की याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे की होगी। घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी पे अन्न जल की चिंता होगी। पृथ्वी में कोई भूखा घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा। नमस्कार।